ओके, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। लास्ट टाइम हम लोगों ने हिमालय की बेटियां पढ़े थे, जिसमें लेखक नागार्जुन क्या बोलते हैं कि जो हिमालय की बेटियां हैं, जो नदियां हैं, उनको वो बेटी के रूप में देखते हैं और वो किसी संभ्रांत वंश के महिला के जैसे उन्हें दिखाई देती हैं। पर जब वो उनके पास जाते हैं तब वो एक कोई छोटी छोटी बालिकाएं जैसी, ये लड़कियां जैसी लगती हैं, किशोर समय के टीनेजर के लड़कियां जैसी लगती हैं, नटखट करती हुई। ठीक है, यही गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, उनकी उछलना कूदना सब बंद हो जाता है, शांत हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तब वहाँ पे लेखक ने एक प्रश्न भी किया था कि इतना महान हिमालय जैसा एक पिता पाने के बाद भी न जाने वो क्यों इतनी नटखट हैं और किसकी प्यार पाने के लिए, किसकी प्रेम स्नेह पाने के लिए वो इतना नटखट हो रहे हैं और कौन उनसे इतना स्नेह कर भी सकता है। तब वो उनके प्रवाह के समय में जो किनारों में क्या होता है, कभी छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा उनके घर होते हैं, खेलने का घर होते हैं। फिर उसमें पेड़ कौन से होते हैं? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल आदि जंगल वाले पेड़ होते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या बता रहे हैं लेखक नागार्जुन? लेखक नागार्जुन ये बता रहे हैं कि ये जो हिमालय है वो अपने बेटियों की देखभाल के लिए, उनकी खेलने के लिए ये सारा चीज जो है वो बनाया हुआ है। ये यहाँ पे कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अर्थात ये जो हिमालय है वो अपने बेटियों के लिए ही ये सारा का सारा खेल रचाया है, जो वन निर्माण किया है, बनाया है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसका मतलब मैंने समझाया था, जब कोई जाके इन चोटियों को पूछता है, चोटियां मतलब इन पहाड़ों को कोई पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों बनाया है और क्या क्या बनाए हैं अपने बेटियों के लिए, तो क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं, उत्तर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं आगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखते हैं क्या बोल रहे हैं लेखक। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं। यहाँ पे दो नदियों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं लेखक जी। पहला है सिंधु, दूसरा है ब्रह्मपुत्र। ओके, जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब
झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। इसका कथन का तात्पर्य ये है, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ये उनके स्टार्टिंग के टाइम में, शुरुआती दिनों में, आरंभ के समय में इन्हीं से ये सारे के सारे जो और छोटी छोटी नदियां हैं निकली हुई हैं, या बाद में ये छोटी नदियों के रूप में इनकी शाखा नदियां प्रवाहित हुई हैं। ठीक है। अगर प्रश्न आया सिंधु और ब्रह्मपुत्र के पुत्र से और कौन से नदियां निकलती हैं, तो आपको क्या लिखना है? रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। ओके। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं, वो एक्चुअली वो कोई नदी नहीं है। तो वो क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे लेखक जी? यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी वास्तविकता, इनकी पानी कहीं से ऊपर से नहीं आता है। ये जो दयालु हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय अपनी दया से, अपने जो बर्फ गिरता है, अपने सिर पर गिरता है, उस बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद भी इन दो नदियों में बांट देता है, दे देता है। ठीक है। तो इन्हीं के जो पानी, इसका जो पानी टपकता है, जो हिमालय के पानी टपकता है, जो ग्लेशियर्स पिघल के, बर्फ पिघल के इन दोनों नदियों में गिरता है, यही इस ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को बनाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हैं, दो नदियां, वो दो नदियां वास्तव में ग्लेशियर से बना है, बर्फ से, बड़ी बर्फ से, बर्फ की पिघलने से बना है। लेखक यहाँ उसको क्या बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं, जो हिमालय का दयालु हिमालय अपने आप को पिघलाकर, अपने आप को कष्ट देकर, यहाँ पे ये भाव आता है, कष्ट देकर क्या करता है? ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को पानी देता है और प्रवाहित करता है आगे जाने के लिए। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर हिमालय का बर्फ या ग्लेशियर्स नहीं पिघलते, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों कहीं रास्ते में ही सूख कर बंद हो जाते। तो ये क्या बोल रहे हैं? पर्वतराज हिमालय अपने आप को कष्ट देकर, अपने बर्फों को पिघलाकर इनको आशीर्वाद किया है, सौभाग्य दिया है कि ये दोनों बेटियां समुद्र को जाकर मिले। यहाँ हाथ पकड़ने का बात ये आती है कि एक हिंदी में मुहावरा है, हाथ पकड़ना। हाथ पकड़ने का एक शाब्दिक अर्थ है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण मतलब विवाह, शादी। तो ये वही बोल रहे हैं कि जो हिमालय की ये दो बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, ये दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है? समुद्र के साथ विवाह दे दिया गया है। किसके द्वारा? पर्वतराज हिमालय के द्वारा। ठीक है। लेकिन वास्तव में ब्रह्मपुत्र ये तो लड़का वाला नाम है। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो,
लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। आइए देखते हैं वाक्यांश और सारांश क्या बोल रहे हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। यहाँ लेखक के कहने का मतलब ये है, वाक्य का मतलब ये है, जिन जिन लोगों ने इन नदियों को, ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियों को मैदानी इलाकों में, समतल इलाकों में, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ इनकी आकार बहुत बड़ा है, ठीक है, वहाँ जिसने इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। वो शायद ही सोच सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो हिमालय की गोद में छोटी छोटी बनकर भी खेला करती हैं। ठीक है, मतलब हिमालय से निकलते समय ये सब नदियां बहुत ही छोटी छोटी थीं। शायद ही ऐसा कोई सोच सकता है, क्योंकि जिसने इसको केवल समतल इलाकों में, समतल अंचलों में, समतल स्थानों में देखा होगा। ठीक है, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, यहाँ पे कोड करने वाली बात है, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली। माँ बाप की गोद में जैसे बच्चे खेलते हैं, कोई खेलते समय कोई कुछ डरता नहीं है, जैसे भी चाहे खेलते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है 2 से 5-6 साल तक या 5 साल तक माता पिता के पास, घर परिवार के पास किसी भी रूप में रह सकता है, कभी कपड़ा पहने या कभी ऐसा ही। मतलब यहाँ कहने का मतलब यही है कि वहाँ तो कुछ नहीं है, माता पिता के सामने बच्चे तो हमेशा बच्चे होते हैं। इसीलिए जो नदियाँ थीं वो छोटी बच्चियों की तरह कैसे भी अपने माँ बाप की गोद में, वो तो पहाड़ की गोद में, यहाँ पे नदियों के बारे में कैसे भी खेलती थीं, तो वो आकर्षक नहीं लगती थी। ठीक है, पहाड़ी लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ी लोग वहीं पर रहते हैं, उन्होंने देखा है इन नदियों को कि ये छोटी छोटी नदियां हैं, उनके लिए तो आकर्षक नहीं है। पर हमारे लिए जब हम गंगा को काशी में, वाराणसी में देखते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो वही ये बोल रहे हैं कि जब ये छोटी छोटी हैं तब तो इनको कोई भी नहीं पूछ रहा था जो वहाँ के लोग हैं, पर जब हमारे पास आ गया है तब बड़ी बन गई है, तब हम सभी लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। परंतु यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, वो इन नदियों को देखकर अपनी जो लोभ है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं। प्रतीत हुआ मतलब उनको ये लगता है, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहें। इसका मतलब है, जब वो नदियाँ हिमालय से छोटी बच्ची बनकर निकली थी, मैदानी इलाकों में लड़कियां बन गई, युवती बन गई, यंग बन गई, शादी के लायक बन गई, तो बूढ़ा हिमालय, पिता हिमालय, वो समुद्र को अपने बच्चियों को शादी करवा दिए, दामाद। ठीक है, तो ये कहने में लेखक जी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, उल्टा खुशी हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या हो रहा है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। आपको कोड करने वाली ये बात है, ये वर्ड है कालिदास। ये कालिदास जो हैं संस्कृत काव्य लिखने के परंपरा में वो सबसे बड़े कवि हैं, महाकवि कालिदास। उन्होंने मेघदूत नाम का एक गीति कविता, ठीक है, गीति काव्य लिखा था, जिसमें
दो पाठ हैं, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। इन दोनों में क्या होता है, वो एक आदमी क्या करता है, किसी मेघ को देखकर, बादल को देखकर उसको दूत के रूप में, मैसेंजर के रूप में अपने पत्नी के पास भेजना चाहता है बाई हिज इमेजिनेशन। ओके, वो इसी के बारे में उसमें लिखे हुए हैं। किसमें? वो मेघदूत में। उसमें क्या लिखा हुआ है? मेघदूत से कहा था वेत्रवती, वेत्रवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यहाँ पे कहने वाली बात है, ये कोई वेत्रवती नदी है, किसी स्थान पर आता है, जो कालिदास ने अपनी काव्य में मेघदूत में लिखा है। तो उसको, मेघ को क्या बोल रहे हैं, आप वहाँ उनको थोड़ा प्यार और प्रेम स्नेह देकर ही जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ क्या बोल रहे हैं लेखक? जो कालिदास थे वो क्या लिखे थे, कोई नदी है वेत्रवती, वहाँ आप थोड़ा बारिश करके जाना, वर्षा के जाना, हे मेघ तुम्हारा ये बारिश को पाकर वो जो वेत्रवती, वेतवा नदी है, वो खुश भी हो जाएगी, तुम्हारी वह प्रेयसी, प्रेयसी प्रेमिका, लव, लेडी जो है, ठीक है, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। तब क्या बोल रहे हैं लेखक जी? उन्होंने जो कालिदास जी का मेघदूत पढ़ा था, मेघदूतम पढ़ा था, ऐसे इन नदियों को देखकर कालिदास जी के वो काव्य इनको याद आ जाती है, और उस काव्य में जैसे जैसे वर्णन किया गया है वो बात इनको याद आ जाती है, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये और क्या बता रहे हैं, देखकर मुझे अचानक ये बात याद गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं हमें लेखक नागार्जुन। क्या बता रहे हैं? जैसे लेखक जी को लगता है कि ये नदियाँ निर्जीव नहीं है, सजीव हैं, सचेतन हैं, वैसा ही कालिदास जी को भी शायद बहुत ही सही तरह से पता था कि नदियाँ सचेतन रूपक थीं, उनको नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। अर्थात कालिदास जी भी मानते थे कि नदियाँ सचेतन हैं। कैसे सचेतन हैं? अगर मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा, पानी तो जीवन होता है, खाली हमारे लिए नहीं। जो हम पानी पीते हैं डिस्टिल्ड वाटर या क्या जो डब्बा वाला, हम लोग तो खाली पीते हैं, लेकिन जब नदियों में होता है, वो मछली, दूसरे जानवर, दूसरे जलचर जीव, वो सारे पानी पीते हैं, इसीलिए जल को जीवन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे सभ्यता में भी, भारतीय संस्कृति में भी नदी को माँ का रूप कहा गया है। गंगा जी, यमुना जी, ऐसे उनको भी जीवित रूप माना गया है, पूजा अर्चना भी की जाती है, देवी रूप भी कहा गया है। आप लोग महाभारत में भी पढ़े हो कि गंगा की जो शंतनु के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पे देखते हैं फिर, वो जैसे लेखक जी को लगता है कि नदियाँ जीवित हैं, वैसे ही कालिदास जी को भी उनके जीवित रूप ही पसंद थे। तो आगे चलते हैं। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहाँ पे लेखक अपनी जो तर्क है, अपनी जो लॉजिक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तथ्य दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। क्या है वो बता रहे हैं, अगर इन नदियों को समतल मैदानों में जो अलग अलग सा देखेगा, ठीक है, और पहाड़ी घाटियों में अलग सा देखेगा, तो वो यही ही सोचेगा कि हाँ, नदियों में जीवन होता है।
कैसे जीवन होता है? क्योंकि जब नदियाँ पहाड़ी घाटियों से निकलते हैं तो बहुत छोटी धाराओं में बहती हैं, उछलती कूदती हुई, शोर करती हुई, छोटी बच्चे जैसे हमेशा खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो नदियाँ भी अपने निकलते समय में पहाड़ों में गिरते हुए बहुत ही शोर करते हैं। तो बच्चियाँ भी शोर करती हैं, पर जब समतल इलाकों में आ जाती है, इसका मतलब है जब लड़की या बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा चुपचाप हो जाते हैं। तो इसी बात को मिलाकर बच्ची और नदी को तुलना करके, कंपेयर करके वो बोल रहे हैं कि हाँ, कालिदास ने भी सही कहा था और मैंने भी जो कहा है वो भी सही है, क्योंकि जो इनकी रूप समतल इलाकों में अलग और पहाड़ी इलाकों में अलग देखेगा, वो यही कहेगा। तब क्या हुआ? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। कोई काका कालेलकर हैं जिन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। क्यों लोक माता कहा है? अरे भाई, नदी में मछलियाँ होती हैं, नदी में नाव चलते हैं, नदी में तो आजकल तो वो बोटिंग वगैरह चलते हैं, उनसे गुजारा भी चलता है। तो जीविका आजीविका भी चलता है, पैसे भी कमाई होता है, लोग भी उसके ऊपर निर्भर होके जीते हैं। तो जब लोगों के जीने का सवाल होता है तो वो जीवनदायिनी ही होती है। जो भी कोई लोगों के जीवन जीने की सहायक होता है वो जीवनदायक होती है, माता स्वरूप होती है बोल के यहाँ पे काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? यहाँ पे लेखक नागार्जुन अपनी बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अरे, माता बनने से पहले जब कोई लड़की की शादी होती है, विवाह होती है, तभी जाके उनके जो बच्चे होते हैं उनके बाद ही तो माँ बन पाती है। मगर नागार्जुन क्या बोल रहे हैं? माँ तो बाद में बनेंगी। अगर हम इन्हें पहले अपने बेटी जैसे देख लें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, और अभी क्या बोल रहे हैं? अरे खाली इतना नहीं, और थोड़ा सोचिए, क्या किसी रूप में देख सकते हैं नदियों को? अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? प्रेयसी, प्रेमिका। आज की दौर में बताऊं तो थोड़ा गलत लगेगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। जैसे नदियों को कोई अपनी प्रेमिका लवर मान रहा है, ऐसा ये क्या नागार्जुन बता रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे भी मान लें तो क्या प्रॉब्लम होगा? ममता का एक और भी धागा है। यहाँ पे नागार्जुन जो स्त्री होती है, औरत होती है, बालिका होती है, लड़की होती है, उसकी अलग अलग रूपों के साथ भी नदी को कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। कैसे? पहले उन्होंने काका कालेलकर के नाम से लोकमाता कर दिया, फिर बाद में प्रेयसी, कालिदास के हिसाब से प्रेयसी प्रेमिका बना दिया। अभी ममता के रूप की एक और धागा अभी आ रहा है, जो कौन है? साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। मतलब लेखक नागार्जुन के हिसाब से क्या हुआ? नदियाँ बहन भी हो सकते हैं। रिवर शुड बी आवर सिस्टर्स। कवियों ने इन नदियों को दिया है। बहन का स्थान भी नदियों का नाम नदियों को भी दे दिया है। किसने? कवियों ने। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब लेखक खुद की इमेजिनेशन बता रहे हैं। अरे, मेरा भी एक दिन ऐसा ही कोई भावना आया था। क्या आई थी? थोलिंग की बात है। थोलिंग इसका पुराना नाम है, अभी जो तिब्बत है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। यहाँ पे अपना जो लेखक है वो तिब्बत गए हुए थे घूमने के लिए। वहाँ थोड़ा तबीयत उनका खराब हो गया था, तो उनको चिड़चिड़ाहट हो रहा था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। तो वो क्या किए? सतलज नदी के किनारे में जाकर बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में
ऊपर में बैठकर नीचे पानी को पैर छोड़ दिए, डाल दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। यहाँ पे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। अगर आपको कोई चिड़चिड़ापन कभी भी फील होता है, अनुभव होता है, तो आप क्या करना, थोड़ा सा कोल्ड वाटर, फ्रीज कोल्ड नहीं, नॉर्मल कोल्ड, मटके का पानी भी बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो हैंड पंप जो नेचुरली कोल्ड होगा, वो पानी अगर आप पैर में, हाथ में धोएंगे और अपने मुंह में थोड़ा छींटा मारेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा शांत मन आ जाएगा। अगर आपके पैरों में थोड़ा दुखना हो रहा है, पैर दुख रहे हैं, तो आपका पैर भी दुखना कम हो जाता है। तो वो तो तिब्बत था, जो सतलुज की नदी की पानी था। तो यहाँ पे लेखक जी का क्या हुआ, थोड़ा सा भी जो चिड़चिड़ापन था वो भी कम होने लगा। जल ने असर डाला, यहाँ पे जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। उनका मन और तन ताजा हो गया थोड़ा ठंडा पानी को शरीर में लगाकर। तब उन्होंने क्या किया, गुनगुनाने लगे। गुनगुनाने लगे मतलब थोड़ी छोटी आवाज में, धीमी आवाज में गाने लगे। क्या, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। अर्थात हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। सतलज को बहन मानते हैं लेखक और उनकी जय गान कर रहे हैं। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला, अगर तुम्हारा खेल, अर्थात तुम्हारा खेल बहुत ही विस्मयपूर्ण है, आश्चर्यजनक है, वंडरेबल है। ठीक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। हुआ मुदित मन मतलब मन आनंदित हो गया, मुदित आनंदित हो गया, हटा खुमारी, खुमारी चिड़चिड़ापन चला गया, या थोड़ी सी जो क्या अनबन थी वो चली गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, आप बेटी हो, बच्ची हो, और तुम्हारा पिता फादर कौन है, हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित है आपके लिए, तो ये जो हिमालय है चिंतित है पर चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी मतलब नेचर, नेचर इज ए कैनवस एंड नेचर इज ए आर्टिस्ट एंड चित्रित पट पर देयर इज ए कैनवस बाय इमेजिनेशन ऑफ मिस्टर राइटर नागार्जुन। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, वो क्या बोल रहे हैं कि नेचर की पट्टी पर, अगर नेचर को हम लोग एक कैनवस बना लें तो उसमें जो ये हिमालय का चित्र बनेगा वो क्या होगा, वो अनुपम, अद्भुत, अर्थात अनकम्पेरेबल एंड इनक्रेडिबल होगा। अद्भुत, इनक्रेडिबल होगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और तुम्हारी जो धारा उसमें बहती है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है मित्रों, यह आपका जो है हिमालय की बेटियां समाप्त हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना और साथ में अक्षरों को भी लिख के भेजना है। अगली बार हम लोग क्वेश्चन आंसर अभ्यास में जाएंगे। मैं इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन भी करूँगा, क्योंकि अभी 30 मिनट्स हुए हैं। मैं मैसेज करूँगा, आप लोग मुझे उत्तर भी सुनकर या देखकर या मुझे जो पढ़ाया याद करके आप लोग मुझे भेजना। ठीक है, धन्यवाद।